नमस्कार। आज हम गांधी जी के नेतृत्व में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन जो है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन जो है उसके बारे में बात करेंगे। असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू क्यों हुआ, या यूँ कहें कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे जो घटनाएं जिम्मेदार थी, पहले उनके बारे में हम जानेंगे। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें रोलेट एक्ट की, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था इसके दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। इनको कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। युद्ध समाप्त हो चुका था और इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, लेकिन अंग्रेज नौकरशाही क्रांतिकारियों तथा उग्र विचार के राष्ट्रीय नेताओं को दबाने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहती थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने 1918 में न्यायाधीश रोलेट जो है इनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपाय बताने के लिए कहा गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के बाद रोलेट एक्ट के नाम से विख्यात हुए। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर ही उसे बंदी बनाया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे चाहे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता था, अथवा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं चल रहा था, इसलिए इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। विधेयक प्रस्तावित होते ही गांधी जी ने घोषणा की कि यदि वे कानून पास कर दिए तो इन कानूनों का विरोध करने के लिए वे सत्याग्रह करेंगे। सरकार अपनी तानाशाही सरकार ने नहीं छोड़ी और सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा करके 21 मार्च 1919 को इस कानून को लागू कर दिया। महात्मा गांधी ने अपनी पूर्व घोषणाओं के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए आह्वान किया। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जो है इनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया। जब जुलूस दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा, तब उस पर गोली चला दी गई और इसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य लोगों को चोटें आई। लाहौर में भी गोली चली और पंजाब में उपद्रव हुए। पंजाब के उपद्रव का समाचार सुनकर और स्वामी श्रद्धानंद और पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल का निमंत्रण मिलने पर गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली की तरफ रवाना हुए। मार्ग में गांधी जी को सरकार का नोटिस मिला कि वे दिल्ली और पंजाब में प्रविष्ट न हों। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए पलवल, जो कि हरियाणा में आता है, वहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार करके उन्हें वापस भेज दिया गया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर सारे देश में बिजली की तरह फैल गई। जनता में असंतोष जो है उसको व्यक्त न होने देने के लिए 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इससे अमृतसर में उत्तेजना फैल गई और भीड़ ने अपने नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जो है उसकी कोठी की तरफ बढ़ना शुरू किया। सैनिक अधिकारियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और न रोकने पर गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए। भीड़ ने मरे हुए व्यक्तियों को कंधों पर डालकर जुलूस निकाला। मार्ग में भीड़ ने नेशनल बैंक के भवन में आग लगा दी और एक यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी। और इसके पश्चात 10 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर उपद्रवों पर नियंत्रण करने के लिए अमृतसर पहुंचे और 12 अप्रैल से लोगों की धड़ाधड़ बंदी बनाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह से नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। जब लोग इकट्ठा हो गए तब जनरल डायर ने 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और मशीन गन भी अपनी साथ ले गया। सभा में लगभग 8-10 हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे और सभा की कार्यवाही भी पूर्णतः शांतिपूर्वक चल रही थी।
इसमें केवल डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और गांधी जी की रिहाई की मांग की जा रही थी और रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए ही भीड़ पर गोलियों की बौछारें शुरू कर दी और गोलियां चलाना तभी बंद किया जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीकांड में 400 व्यक्ति मारे गए। सरकार की ओर से इसकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई। मार्च 1920 में हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण को ठीक सिद्ध किया गया। जनरल डायर को केवल इतना दंड दिया गया कि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया, परंतु इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। इसी प्रकार से खिलाफत आंदोलन जो था, ये भी असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में इसका भी महत्वपूर्ण हाथ रहा। तुर्की का जो सुल्तान था वो विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और खलीफा की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया कि तुर्की साम्राज्य को भंग नहीं किया जाएगा और खलीफा की प्रतिष्ठा को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। किंतु युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को सेर्बे की संधि हुई, जिसके अनुसार तुर्की साम्राज्य को भंग कर दिया गया और सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में नज़रबंद कर दिया गया। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार से इन सब कारणों की वजह से ही आगे चलकर सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि सरकार जो है ये उपाधियां और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाएगा, सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पद जो थे उनको, और जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए वे इस्तीफा दे दें। सरकारी स्वागत समारोह और सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लिया जाए। सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। इसी प्रकार से विदेशी माल और शराब का बहिष्कार किया जाए। वकीलों और मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। कौंसिल में चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट ना दें। गांधी जी के इस प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट ने विरोध किया और आरोप लगाया कि कार्यक्रम का सारा झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। लेकिन महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। इसके पश्चात असहयोग आंदोलन जो है, इसमें दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें 3 बातें और जोड़ दी गई कि सरकार को कर की अदायगी न की जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए और हाथ की कताई और बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया और लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इस हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं भी खोली गई, जैसे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, दिल्ली का जामिया मिलिया इत्यादि। सेठ जवाहरलाल बजाज ने उन वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपया दिया जिन्होंने की अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया था। नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए और कुछ वफादार लोगों ने उनका स्वागत करना चाहा, इसलिए वहां झगड़ा हो गया और दोनों तरफ से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने हिंसात्मक साधनों की घोर निंदा की। फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा कि यदि 1 सप्ताह में सरकार ने अपना रवैया न बदला तो कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। किंतु इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और जब इनकी गोलियां समाप्त हो गई तब वे भागकर थाने में छुप गए। उत्तेजित भीड़ ने
थाने को आग लगा दी। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन को स्थगित कर दिया। अचानक आंदोलन स्थगित करने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना करी और कुछ समय के लिए गांधी जी अलोकप्रिय हो गए और इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की कैद दी, किंतु स्वास्थ्य सही न होने के कारण फरवरी 1924 को ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब बात की जाए कि आंदोलन असफल क्यों रहा, इसके क्या मुख्य कारण रहे, तो एक तो इस आंदोलन की असफलता का कारण ये था कि इसमें 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, किंतु वफादार और नरम दल के लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से नहीं रोका गया, जिसके फलस्वरूप वफादार और उदारवादी चुनाव जीत गए और कांग्रेसी नेता विधानमंडलों में नहीं जा सके। गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। इस वजह से कुछ जो कांग्रेसी नेता थे वो उन्होंने इस संबंध में गांधी जी की आलोचना की। वस्तुतः आंदोलन उस समय समाप्त किया गया जबकि वह सफलता के निकट था। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया था, जबकि ये एक धार्मिक प्रश्न था। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्नों को गौण माना जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि उसके द्वारा की जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था। अब अगर आंदोलन के महत्व की बात की जाए तो इस आंदोलन का जो सफलता थी वो इस प्रकार से थी कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ प्रदान किया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई और स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। इससे पूर्व कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, किंतु अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश कर गया। इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य किए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना इत्यादि। इस प्रकार से एक तरफ से ये आंदोलन जो है वो सफल भी रहा। थैंक यू।